हेलो नमस्कार, वेलकम ऑल। स्वागत है दोबारा, वेलकम अगेन। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो सिखाती है, हमें बताती है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आवर ओन आइडेंटिटी। हमारी जो आइडेंटिटी है उसी का एक पार्ट है हमारा लैंग्वेज। So let us start with the explanation now. हम रीडिंग करते हैं आप चैप्टर की। So I hope you all will be opening your textbooks along with. आप साथ साथ में अपनी टेक्स्ट बुक भी जो है वो ओपन करके रखिए, so that you will get a better understanding कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है और किस जगह पे हम क्या रीड कर रहे हैं चैप्टर के अंदर। So let us start. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. So ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दैट इज फ्रांस, राइट। तो फ्रांस इज अ लिटिल बॉय, राइट। एंड ये बेसिकली स्कूल की तरफ जा रहा है एंड स्कूल में जो टीचर है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एम हैमल, राइट। तो एम हैमल उनके टीचर हैं और बेसिकली वो उनको ग्रामर सिखाते हैं, राइट। बट ग्रामर कौन से सब्जेक्ट की सिखाते हैं, कौन से लैंग्वेज की सिखाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। ये हमें याद रखना है कि जो पूरा चैप्टर है ये फ्रेंच और जर्मन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का ही चैप्टर है, राइट। तो हमें याद रखना है कि फ्रेंच लैंग्वेज के जो फ्रेंच ग्रामर जो सिखाते हैं वो है हमारे टीचर एम हैमल एंड हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जो लड़का है दैट हुज नेम इज फ्रांस, राइट। सो फ्रांस जो है वो स्कूल की तरफ जा रहा है और रास्ते में वो ये सोच रहा होता है कि मैं लेट हो गया। ड्रेड मीन्स अब वो घबराया हुआ है, राइट। ही इज इन फियर। वो घबराया हुआ है कि मैं स्कूल को लेट हो रहा हूँ और रास्ते में भागता भागता हुआ जाता है वो। और वो कोशिश करता है कि वो स्कूल जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, क्योंकि अब दो चीजें हैं। उसको डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वो कहीं लेट ना हो जाए, और दूसरा डर उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि जो एम हैमल है जो उनके टीचर है वो पार्टिसिपल्स पे उसको क्वेश्चन पूछने वाले हैं और जिनके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, राइट। पार्टिसिपल्स के बारे में उसको कुछ नहीं आता है, तो इसलिए वो और ज्यादा घबराया हुआ है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो एक बार के लिए तो वो सोचता है कि मैं जाऊं ही ना, मैं स्कूल ही ना जाऊं और मैं बाहर ही रहूं। तो कई बार हमारा भी मन ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई होमवर्क नहीं कर पाते, जब हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो हम भी यही सोचते हैं। और जब हम थे जब जब आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम पे 10th क्लास में, 11th में, 12th क्लास में हमें ये लगता था कि भाई होमवर्क नहीं हुआ है तो इससे अच्छा है कि हम स्कूल में डांट खाए, इससे अच्छा स्कूल ही ना जाए, राइट। तो वही जो चीज है वो फ्रांस के माइंड में चल रही है उस टाइम पे। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। तो जो दिन है बड़ा ही वार्म एंड ब्राइट था। द बर्ड्स वर chirping at the edge of the woods and the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। अब यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो सेंटेंस है, ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो एविडेंस है प्रूशियन सोल्जर्स का वो वहां पे मिलता है, राइट। तो बैकग्राउंड में प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं वो एक तरीके से अपनी ड्रिल कर रहे हैं। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। तो वो जो सोल्जर्स पीछे बैकग्राउंड में ड्रिल ड्रिल कर रहे हैं, अपना पीटी कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, तो वो बड़ा ही टेम्पटिंग था, वो बड़ा ही ऐसा सीन था कि जो अट्रैक्ट फ्रांस जो है वो अट्रैक्ट हो गया था उस सीन की तरफ। बट स्टिल वो उसने अपने आप को रेजिस्ट किया, उसने अपने आप को रोका बिकॉज वो लेट हो रहा था, राइट। So when I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरीके से टाउन हॉल में जैसे ना पहले पहले क्या होता था कि जो नोटिसेस हैं सभी लोगों के लिए, नोटिसेस जो हैं वो बुलेटिन बोर्ड पे ऐसे लगा दिए जाते थे, सो दैट सभी लोग वहां पर आए, उस चीज को देखें, राइट, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करें। आजकल मॉडर्न मॉडर्न जो एरा है उसके अंदर हमारे पास सभी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसकी वजह से सभी जो नोटिस है, सभी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे मोबाइल फोन पर अवेलेबल हो जाती है। बट पहले नोटिस देखने का यही एक तरीका था। सो ही सॉ ऑल दीज पीपल, यहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे खड़े हुए देखा
और वहां पर बहुत ही बड़ा एक क्राउड था जो मतलब नोटिस बोर्ड के चारों तरफ खड़ा हुआ था और वो कुछ ना कुछ नोटिस रीड कर रहा था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब ये कौन से बैड न्यूज की बात कर रहा है? जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर की जितनी भी न्यूज हैं वो सभी एक तरीके से अल्सेस और लॉरेन के जो लोग हैं उनके लिए बैड न्यूज का ही काम कर रही थी, राइट? तो इसी वजह से वो बताता है कि जितनी भी बैड न्यूज है पिछले 2 साल में वो सभी इस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो ये सारी चीजें जो हैं ये वहां पे नोटिस बोर्ड पे ही लगती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? तो जितनी भी बुरी चीजें वो पहले हो चुकी थी और अब वो सोच रहा था कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. So वहां पे एक ब्लैकस्मिथ खड़ा था जिसको जानता था, फ्रांस जिसको जानता था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है कि अप्रेंटिस मतलब होता है एक तरीके से हेल्पर, राइट? जो नई किसी भी बिजनेस में जो हेल्प करता है उसको हम अप्रेंटिस बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से असिस्टेंट जो है उसको हम अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं। सो वो जो वॉचर है उसने बोला कि डोंट गो सो फास्ट बाब, you'll get to school in plenty of time। तो वो बोलता है कि अरे बहुत टाइम है, भागो मत यहाँ से, इतनी जल्दी जल्दी मत भागो, बहुत टाइम है, आराम से आप स्कूल पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden out of breath। और वो जल्दी से फटाफट M. Hamel के गार्डन में पहुंच गया, राइट? सो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, तो नॉर्मली जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, राइट? बड़ा ही मतलब कॉमोशन होता है, बड़ा ही लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, है ना? नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक टीचर स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक टीचर अपनी क्लास स्टार्ट नहीं करते तब तक बच्चे आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तो वो जो कमोशन है, वो जो हसल एंड बसल है, वो नॉर्मली होता है सुबह सुबह, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। सो नॉर्मली गली में वो सुनाई देता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and teacher's great ruler rapping on the table। तो ये सारी चीजें जो हैं कि टीचर टेबल पे ऐसे रूलर मार रहा है, बच्चे अपना जो लेसन है उसको रिवाइज कर रहे हैं, और डोर बंद होने की और ओपन होने की आवाजें जो है वो आ रही है, डेस्क के ऊपर हाथ रखने की आवाजें आ रही है, बच्चों के बात करने की आवाज आ रही है। तो ये सारी आवाजें जो हैं ये ऑलरेडी वहां पर आती है नॉर्मली, लेकिन बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। सो व्हाई इट वाज स्टिल? स्टिल किस लिए था, शांत किस लिए था सब कुछ? I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning। तो वो बोलता है कि मैं तो ये प्लान कर रहा था, फ्रांस ये प्लान कर रहा था कि वो इसी कमोशन के बीच में, इसी डिस्टरबेंस के बीच में धीरे से डेस्क के पीछे से चढ़ के और अपनी सीट पर लास्ट पर जाकर बैठ जाएगा। बट अब जो है ये जो सिचुएशन है क्लास की, सभी बड़े ही शांत बैठे हैं, राइट? और बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो ये चीज देखकर फ्रांस जो है वो थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। ठीक है? तो अब एम हैमिल जो है वो फ्रांस जो है वो उनको विंडो के थ्रू देख पा रहा है, और वो ये भी देख पा रहा है कि उसके जितने भी सारे क्लासमेट्स जो हैं वो अपने बेंचेस पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और एम हैमिल जो है वो अपने रूलर के साथ क्लास में वॉक कर रहे हैं, राइट? और वो एक तरीके से वेट कर रहे हैं शायद किसी का। सो यहाँ पे चैप्टर के अंदर एक तरीके से इंट्रोडक्शन में यही दिखाया गया है कि एम हैमिल जो है वो एक तरीके से बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, राइट? उनके हाथ में नॉर्मली हमेशा एक आयरन रूलर रहता है, लोहे का एक स्केल रहता है, राइट? और वो उनकी जो हैट है और नॉर्मली उनका जो स्टैचर है, उनका जो एक्सप्रेशन है फेस पे, वो ऐसा रहता है कि वो हमेशा गुस्से वाले रहेंगे। एक स्ट्रिक्ट टीचर का जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा उनके फेस पर रहता है, और ऐसे ही दिखाया गया है कि वो अपने लेसन्स के अंदर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते होंगे, बड़े ही डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ टीचर जो है वो एम हैमिल हैं। So I had to open the door and go in before everybody,
और उसने डोर खोला, फ्रांस ने डोर खोला और अंदर की तरफ गया. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज. अब एक ही टाइम पर दो जो एक्सप्रेशन है वो फ्रांस के माइंड में चल रहे थे कि एक ही टाइम पर वो थोड़ा सा शर्मा भी रहा था और उसी टाइम पे डरा भी हुआ था. राइट, वो डरा किस लिए हुआ था? बिकॉज ही वॉज द लास्ट वन. सभी ऑलरेडी बैठे हुए हैं बट ही वॉज द लास्ट वन टू एंटर इनटू द क्लासरूम. बट टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता था कि एम हैमल जो है फ्रांस को डांट देते थे लेट आने के लिए, बट उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ. सो एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, वेरी काइंडली. तो ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से एम हैमल के जो नेचर है उसका ऑपोजिट हो गया. राइट, तो उन्होंने बहुत ही काइंडली फ्रांस को बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, सो जल्दी से अपनी सीट ले लो. I jumped over the bench and sat down at my desk. अब वो वहां पे अपनी डेस्क पे बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब यहाँ पर ये जो है ये हमारा डिस्क्रिप्शन है एम हैमल का, तो इसको बड़ी ध्यान से आप दिमाग में रखेंगे कि एम हैमल जो है वो उस टाइम पर उन्होंने फ्रांस ने एम हैमल को नोटिस किया. जब उसका डर थोड़ा सा कम हो गया तो एम हैमल को उन्होंने नोटिस किया. सो फ्रांस ने नोटिस किया कि एम हैमल वाज वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. एक बड़ा ही ग्रीन ओवरकोट उन्होंने पहना हुआ था. एक उनकी फ्रिल शर्ट थी, ठीक है, बाजू पे उनकी फ्रिल थी, यहाँ पर गर्दन पे कॉलर पे फ्रिल थी. सो इस चीज को उसने नोटिस किया और एक ब्लैक सिल्क की कैप भी उन्होंने पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. और ये सभी कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड था. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. तो नॉर्मली ये जो अटायर है, ये जो ड्रेस है, ये नॉर्मली कब कब पहनते थे? ये सिर्फ वो तब तब पहनते थे जब या तो प्राइस डे होता था या फिर इंस्पेक्शन डे होता था. तो बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम. सो यहाँ पर ये जो फ्रांस है वो ये नोटिस कर रहा है कि जो स्कूल है, पूरा का पूरा जो स्कूल है, उसकी जो पूरी क्लास है वो बेसिकली क्या, बहुत ही शांत है. राइट, सो और शांत भी है और साथ के साथ अजीब भी है. राइट, तो उसको अजीब भी लग रहा है कि अजीब किस लिए है. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. तो अब बड़ा ही स्ट्रेंज चीज उसने वहां पे नोटिस किया, और वो जो स्ट्रेंज चीज थी वो क्या थी कि उसने वहां पर नोटिस किया कि लास्ट के बेंचेस पे जो विलेज पीपल है वो बैठे हुए थे. नॉर्मली लास्ट के बेंचेस जो है वो खाली रहते थे, बट अब जो है वहां पे विलेज पीपल जो है वो बैठे हुए थे और बड़ी शांति से वो बैठे हुए थे, बच्चों के साथ ही बैठे थे. तो एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा सीन होगा, किस तरीके का सिचुएशन होगा अगर क्लास में, आपके क्लासरूम में सामने आप बैठे हो और पीछे के बेंचेस पे आपके पेरेंट्स बैठे हैं. राइट, तो कैसा सिचुएशन होगा वो आप इमेजिन कर सकते हो अपने यहाँ पर. और वही जो सिस्टम है, वही जो इमेजिनेशन है, वो यहाँ पे फ्रांस ने नोटिस किया. तो ओल्ड हाउसर, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, right? Former mayor, the former postmaster, and several others besides. तो फॉर्मर मेयर मतलब पहले जो मेयर थे वो, फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर भी, तो वो सभी बाकी लोगों के साथ भी वहां पर बैठे हुए थे. तो एवरीबडी लुक्ड सैड. अब सैड किस लिए लुक कर रहे थे उसको हम आगे देखेंगे. सैड किस लिए दिख रहे थे वो? Hauser had brought an old primer. Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges. अब thumbed at the edges का मतलब क्या है कि जिस तरीके से बड़ी जो पुरानी जो बुक्स होती है तो वो क्या होती है, वो कोने से मुड़ जाती है. राइट, उनके जो पेजेस है वो कोने से थोड़े से मुड़ जाते हैं. तो वो काफी सालों से रखी होती है, तो ऐसा हो जाता है उसका जो हुलिया है वो ऐसा हो जाता है. बेसिकली वो इसी तरीके से दिखने लग जाता है. तो थम्ड एट द एजेस हम उसको बोलते हैं. सो यहाँ पे वो बोलता है कि ही हेड दैट ओल्ड प्राइमर. अब वो जो ओल्ड प्राइमर है, प्राइमर बेसिकली क्या होती है कि एक तरीके से एक हेल्प बुक आप कह सकते हो
तो वो जो हेल्प बुक है वो हाउजर ने ली हुई थी वहां पर, एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो हाउजर है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है, उसने बहुत टाइम से कोई बुक रीड नहीं की है, बट यहाँ पे अब वो स्कूल में आया है तो एक तरीके से एक बुक साथ में लेकर आया है। और वो बुक जब साथ में लेकर आया तो एक तरीके से वो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, वो जो एक स्टूडेंट वाली डेडिकेशन है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट को बिहेव करना चाहिए क्लास में। तो अपनी वो बुक खोल के बैठे हैं और बड़ा ही ध्यान से जो एम हैमल की बात है वो सुन रहे हैं। So while I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone, grave means बड़ी ही plain, right? तो grave यहाँ पर आप देख सकते हो, grave means a plain tone, right? जिसके अंदर कोई expression नहीं है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, the tone which is without any kind of expression, राइट। तो ये जो टोन थी बड़ी ही ग्रेव प्लेन और जेंटल टोन थी, जो एम हैमल की, उसी के अंदर उन्होंने बोला, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो ये जो लाइन थी ये बड़ी ही एक सैड लाइन है एक टीचर की लाइफ के लिए भी, बिकॉज अ टीचर इज बेसिकली a person who spends most of his life giving lessons to children। जो ज्यादातर टाइम है उनकी लाइफ का वो बच्चों को लेसन्स देने में, सिखाने में, नई नई चीजें सिखाने में अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर देते हैं। उनका खुद का जो रिवॉर्ड है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बट फिर भी वो ये कोशिश करते हैं कि उनके जो स्टूडेंट है वो जितनी पॉसिबल नॉलेज है वो उनसे लेके जाए, राइट। सो हियर ऑल्सो एम हैमल ही said this with a very plain tone, very sad tone। इसी सैड टोन के साथ उन्होंने बोला कि दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब लास्ट लेसन किस लिए, ऐसा क्या हो गया कि मतलब वो इतने दिनों से पढ़ा रहे थे और एकदम से लास्ट लेसन की नौबत आ गई। सो ही सेज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आ चुके हैं, ठीक है। बर्लिन एक मेजर सिटी है जर्मनी में, राइट। और वहां से जो ऑर्डर है वो आ चुके हैं कि एल्सेस और लोरेन के अंदर जो जर्मन लैंग्वेज है वो अब से सिर्फ वही पढ़ाई जाएगी। अब से ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका कोई भी लेसन नहीं होगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो बड़ी एक अच्छी बात होती है टीचर्स की, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल लास्ट जो लेसन होता है ना, भले ही उनकी लाइफ का भी लास्ट लेसन क्यों ना हो, भले ही उनकी लाइफ का लास्ट लेक्चर क्यों ना हो, एक अच्छा टीचर जो है वो, एक गुड टीचर जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि लास्ट डे भी वो कुछ ना कुछ काम करे, वो कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ कंसेप्ट, कुछ ना कुछ बातें स्टूडेंट्स को सिखा के जाए। और यही जो है वो सबसे बड़ी जो जो फुलफिलमेंट होती है, जो सेटिस्फैक्शन होता है सबसे बड़ा, वो यही होता है टीचर की लाइफ में कि वो आखिरी दिन तक भी काम कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पर एम हैमल ने भी इसी चीज को बताया कि ये हमारा लास्ट वर्किंग डे है, लास्ट लेसन है, तो जो भी हम लेसन पढ़ेंगे तो उसको बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, राइट। Now what a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. तो अब उसको समझ में आ गया कि टाउन हॉल पे जो नोटिस बोर्ड था वो इसी चीज के लिए था कि अब से सिर्फ जर्मन लैंग्वेजेस जो हैं वो स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो टाउन हॉल पे शायद इसी चीज का जो नोटिस था वो पुट अप किया गया था। सो फ्रांस को समझ में आ गया, एंड दीज वर्ड्स, और ये जो शब्द थे जो एम हैमल ने बोले कि दिस इज आवर लास्ट लेसन, सो दीज वर्ड्स वर जस्ट लाइक अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मतलब एक तरीके से जैसे बिजली कड़कती है ना, एक तरीके से उसी टाइप का जो सेंसेशन था वो फ्रांस के लिए इन वर्ड्स ने काम किया, राइट। माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब लिटिल फ्रांस जो है वो अपने आप से बातें करेगा यहाँ पे, ठीक है। वो अपने आप से ये बोलेगा कि दिस इज माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये जो है ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है।
आई एम अ फ्रेंच पर्सन, राइट, वो अपने आप को ये बोल रहा है कि आई एम अ फ्रेंच पर्सन, और ये देख लो कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, कि अब इसके बाद कोई फ्रेंच लेसन नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, ऐसा क्यों है, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है, तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो अब मैं और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। तो अब जो ये बोल, अब वो ना अब रियलाइज करता है, लिटिल फ्रांस जो है, अब वो रियलाइज करता है कि उसने पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में किसी चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, जो अब उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की लग रही है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस की लग रही है। ये जो फ्रेंच लेसन है, जो फ्रेंच लेसन हैं फ्रांस के लिए, उसने पहले इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जो इन लेसन है उसको बहुत दुख हो रहा है, राइट, उसको इतना दुख हो रहा है कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, राइट। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि व्हेनेवर थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम अस, जब चीजें हमसे सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उस टाइम पे ही हमें उनके जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर भी लिटिल फ्रांस को यही चीज बड़ी बड़ी पेनफुल लगी कि अब जो है, अब मैं फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा, मुझे लिखना भी नहीं आता, मुझे जो बेसिक लेसन हैं वो भी नहीं आते हैं, राइट। तो ही सेज कि हाउ सॉरी आई वाज, अब मैं पछता रहा है वो, राइट। तो लिटिल फ्रांस जो है वो पछता रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे लेसन पढ़ने का टाइम था, उस टाइम पे ही वाज सीकिंग बर्ड्स एग्स, राइट, वो बर्ड के एग्स के पीछे भाग रहा था, राइट, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, राइट। सो वो स्लाइडिंग बेसिकली करने के लिए जाता था, तो वो खेलने के लिए चला जाता था। तो जिस टाइम पे उसको लेसन में ध्यान देना था, जिस टाइम पे उसके लेसन चल रहे थे, उस टाइम पे वो ये अदर एक्टिविटीज करता रहता था। So my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the same, were old friends now that I couldn't give up. अब वो जो है वो बुक्स की बात कर रहा है, ये जो बुक है ना, कि माय ग्रामर, माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, तो ये जो है बुक्स के नाम, उसकी ग्रामर और ये जो हिस्ट्री है, ये बुक्स के नाम है, जो अब उसको पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे, जिनको अब वो भूल नहीं सकता, जिनको अब वो गिव अप नहीं कर सकता, जिनसे वो अलग नहीं हो सकता है अब। पुराने दोस्तों की तरह इसलिए लग रहे थे बिकॉज दोस्त एक ऐसी चीज होती है, दोस्त एक तरीके से एक कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, कि अगर वो नए हैं, राइट, तो आपको प्रेजेंट में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर पुराने दोस्त हैं, अगर ओल्ड फ्रेंड्स हैं, राइट, तो जो पुराने दोस्त हैं जितने भी, उनके बारे में आप सोच सोच के आप वैसे ही खुश हो जाएंगे, आपको उनके साथ बैठने के लिए भी जरूरत नहीं, बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन बातों को सोच सोच कर ही बड़े खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वो चीज बता रहा है फ्रांस, वही चीज बता रहा है कि अब जो ये बुक्स है उसको ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी, जिनको वो गिव अप नहीं कर सकता। सो यहाँ पे वो बोलता है कि एंड एम हैमर टू, अब एम हैमर भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, अब ये बात, ये जो ये जो आइडिया है उनके जाने का, so that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was, ठीक है। अब ये जो आइडिया था ना कि अब एम हैमिल सर जो है वो भी चले जाएंगे, ठीक है, और पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो इस चीज की वजह से अब उसको मतलब रियलाइज हो गया कि वो कितना ज्यादा मिस करेगा एम हैमिल को, राइट। भले ही वो कितने भी स्ट्रिक्ट थे, भले ही वो कितने भी क्रैंकी थे, भले ही कितना ही वो उसको डांटते रहते थे, ठीक है, भले ही कितने ही चिड़चिड़े थे वो, तो उन सभी बातों के बजाय, उन सभी बातों के अलावा वो ये रियलाइज कर रहा है कि वो उनको कितना मिस करेगा। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो अब उसको समझ में आ गया कि लोग पीछे क्यों बैठे हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. अब यहाँ पर जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी इतना ज़्यादा स्कूल में नहीं गए हैं, उन्होंने भी इतनी ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, वो भी जल्दी ड्रॉप आउट कर दिया था उन्होंने स्कूल से, जल्दी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो इस वजह से वो भी अब सॉरी थे। तो एम हैमिल ने अपनी जिंदगी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर्स जो हैं वो इस स्कूल को दिए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो भी अब इस चीज को रियलाइज कर रहे थे
कि अगर वो भी स्कूल में चले जाते, तो कितना अच्छा होता, वो कितनी सारी बातें जो है वो सीख पाते। So next year is, while I was thinking of all this, I heard my name called. जब वो ये सारी बातें सोच रहा है तो उस टाइम पे उसको अपना नाम सुनाई देता है। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब वो रियलाइज कर रहा है कि अब मतलब अगर मैंने ये लेसन पढ़ लिया होता, अगर मैंने पार्टिसिपल के रूल्स जो है वो याद कर लिए होते, अगर मुझे पहले पता होता कि एम हैमिल का आज लास्ट दिन है, सर का आज लास्ट दिन है और वो इसके बाद चले जाएंगे, हमें फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ने को मिलेंगे, तो मैं दुनिया में कोई भी ऐसी प्राइज जो है वो पे कर सकता हूँ इस पार्टिसिपल के रूल को लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात वो कह रहा है कि मतलब उसको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब वो उस चीज को पूरा यूज करना चाहता था। बेसिकली इन अर्लियर टाइम, ठीक है, पहले जब यही बात उसको आती थी, जब एम हैमिल उससे क्वेश्चन पूछते थे, तो उस टाइम पे वो नहीं बता पाता था क्योंकि उसको उस चीज की उतनी इंपॉर्टेंस लग नहीं रही थी उस टाइम पे। वो नहीं बताता था तो एम हैमिल जो उसको डांट देते थे, उसको स्केल मार देते थे, रूलर से पनिश कर देते थे। तो उस टाइम पे उसको ये लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे, राइट। बट अब उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे उसको रियलाइज हो रहा है कि अब कुछ भी मैं प्राइस पे कर सकता हूँ इस चीज को, इस पार्टिसिपल के रूल को याद करने के लिए और सभी के सामने अपनी लाउडेस्ट वॉइस में सुनाने के लिए, राइट। But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. But वो कुछ नहीं कर पाया। स्टार्टिंग के कुछ एक वर्ड्स पे वो फंबल हो गया, उसको बोलना नहीं आया बिकॉज उसको रूल याद नहीं था। एंड आफ्टर दैट ही जस्ट स्टूड देयर, नीचे सिर करके, एंड अब वो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देख पाए। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। अब एम हैमिल जो है उन्होंने लिटिल फ्रांस को ये बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। क्यों नहीं डांटूंगा? यू मस्ट फील बैड एनफ। तो और तुम्हें ऑलरेडी इतना बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगा। तो सी हाउ इट इज। अब देखो जो सिचुएशन है वो कहां आ गई है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। हमने हर दिन अपने आप को ये बोला है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं ये कल सीख लूंगा, आई लर्न इट टुमारो। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और आप देख लो कि अब हम किस जगह पे, किस सिचुएशन पे स्टैंड कर रहे हैं। और सिचुएशन काफी सिचुएशन ये थी कि उस जगह पे जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी इस चीज की रियलाइजेशन नहीं हुई पहले। अब जो उनको रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ हमारी जो लैंग्वेज है वो हमसे सेपरेट कर ली गई है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वही हमें नहीं सिखाई जाएगी। तो इस चीज का रियलाइजेशन उन्हें अब हो रहा है। तो that's great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow. तो वो बोलता है कि बड़ी दुख की बात है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ी दुख दिखाता है, इट इज वेरी पेनफुल एक्सप्रेशन कि यू नो ये सबसे बड़ी गलत बात है, ये सबसे बड़ी परेशानी है एल्सेस के साथ। तो एल्सेस यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, राइट, जो बिस्मार्क की आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था। तो एल्सेस वो इसको एज पीपल के लिए यहाँ पे डिनोट करता है कि एल्सेस के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही रही है कि वो हमेशा सीखने को अगले दिन पर डाल देते हैं, कल पर डाल देते हैं, राइट। और ये बड़ी बुरी बात होती है कि किसी भी काम को आप कल पर डालते हैं। तो नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तो बड़ी सही बात है भाई कि अब जो बाहर जो जिन लोगों ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो अब उनके पास आपको बोलने के लिए, आपको ताना देने के लिए एक अधिकार हो जाएगा, एक राइट मिल जाएगा कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बताते हो लेकिन तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तो किस टाइप के फ्रेंचमैन हो तुम? तो किस बात के लिए तुम फ्रीडम मांग रहे हो, किस बात के लिए तुम अपनी जो फ्रीडम है वो डिमांड कर रहे हो?
जब तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है तो यहाँ पे तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम है। तो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पोर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल a great deal to reproach ourselves with. तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यू आर देयर इज नो फॉल्ट इन यू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम नहीं हो लिटिल फ्रांस, हम सभी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। अब यहाँ पर एम हैमल जो है वो ये सारी बातें बताते हैं, योर फ्रेंड्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके दोस्त जो है वो भी आपको मतलब नहीं सिखा पाए कि आपको सीखना है, आपको लर्न करना है, आपको नई नई चीजें सीखनी है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, राइट, और एट द मिल्स, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो नॉर्मली लेबरर कम्युनिटी में ये होता है कि एजुकेशन पे खर्चा करने के बजाय वो ये क्या सोचते हैं कि एक तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर लेते हैं, वो अपनी फैमिली में से ही जो बच्चे हैं उनको काम पर लेके चले जाते हैं ताकि थोड़े से और पैसे आ जाएं, बट वो उनकी एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो यहाँ पे वो रियलाइज करेंगे कि बेसिकली एजुकेशन जो है वो कितनी जरूरी है। एक बार जब आप एजुकेटेड हो जाते हो तो उससे आपकी जो रिसोर्सेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, आप उसके कंपैरिजन में और पैसा जो है वो बढ़ा सकते हो और इनकम जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एम हैमल है वो यहाँ पे बताते हैं लोगों को कि एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। तो यहाँ पे वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, एम हैमल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, वो सिर्फ ये ब्लेम नहीं करते कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, बिकॉज दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रू टीचर, कि वो अपनी गलती भी पहचानते हैं। तो वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को क्यों ब्लेम करते हैं? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो वो ये बात भी एक्सेप्ट करते हैं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने भी कभी कभी तुम्हें अपने घर पे फ्लावर्स वाटर करने के लिए भेजा है, स्कूल में फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेजा है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन याद करने की वजह मैंने तुम्हें और दूसरे काम दे दिए। और जब मुझे फिशिंग जाना था, मुझे एक हॉलीडे लेना था, तो मैंने तुम सबको भी हॉलीडे दिया। तो एक तरीके से मैंने अपना काम भी जो है वो कंप्लीटली नहीं किया, राइट। तो बेसिकली एम एमएल यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंटिन्यूअसली ये बताते रहें, ये बोलते रहें, ये मोटिवेट करते रहें कि देखो जो लैंग्वेज है, जो कनेक्टिविटी है एजुकेशन के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेगुलर होना चाहिए। तो वो चीज एम हैमल भी अपने पार्ट पर कंप्लीटली नहीं कर पाए, बट जितना उन्होंने किया वो भी कोई कम नहीं था। और अगर जितना उन्होंने किया कुछ परसेंटेज अगर वो स्टूडेंट्स कर लेते तो हो सकता था कि अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ और होती। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk about the French language. फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बात करना शुरू कर दिया? वो बोलेंगे दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट। वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में बहुत अच्छी, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, right। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे एम हैमल ने कि एक तरीके से जब भी लोग एनस्लेव कर दिए जाते हैं, जब लोग अंडर रूल होते हैं किसी भी जगह पे, व्हेन पीपल आर अंडर रूल, तो अगर वो प्रिजन में डाल दिए जाते हैं और जब वो उस कैप्टिविटी में होते हैं, जब वो उस रूल के अंडर होते हैं, तो वो एक प्रिजन की तरह होता है। तो उस प्रिजन से बाहर निकलने के लिए जो लैंग्वेज है वो उनके लिए की का काम करती है, वो एक चाबी की तरह काम करती है। क्यों? बिकॉज जब भी आप किसी प्रॉब्लम में रहोगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी कम्युनिटी को, आपके कल्चर को, आपकी सोसाइटी को बाइंड करने में मदद करेगी। आपने देखा होगा, आपने काफी जगह पे नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे जो सेम कम्युनिटी के जो लोग हैं अगर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो सेम कम्युनिटी के लोग अगर उनको जाके समझाते हैं तो वो एक तरीके से प्रोटेस्ट का जो
इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए लैंग्वेज जो है वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टूल होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो वहां पे ये वही चीज बोल रहे हैं एम हैमल कि हमें उसको गार्ड करना पड़ेगा। वी हैव टू सेव दैट कल्चर, वी हैव टू सेव दैट लैंग्वेज, राइट। सो देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। तो उसके बाद उन्होंने लेसन रीड किया। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब लिटिल फ्रांस जो है वो ये सोच रहा है कि जो हमने लेसन रीड किया मैंने बड़ी ध्यान से सुना, राइट। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना ध्यान से कोई लेसन रीड किया, इतना ध्यान से कोई लेसन सुना हो। और आज तक ये भी नहीं हुआ कि एम हैमल ने कोई लेसन इतने ज्यादा पेशेंस के साथ पढ़ाया हो, राइट। तो वो यही बोलते हैं कि एम हैमल जो है उन्होंने भी बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाया और लिटिल फ्रांस और बाकी के जो जितने भी लोग थे उन्होंने भी बहुत ध्यान से इस चीज को सुना, बड़े ही ध्यान से उस चीज को किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बार में सब कुछ सिखा देना चाहते थे, क्योंकि because it was the last lesson. After the grammar we had lesson in writing. After that grammar के बाद writing का एक lesson हुआ. That day M. Hamill had new copies for us. New copies लेके आए थे and written in a beautiful round hand France एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, राइट। तो उनकी कॉपी पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपी है तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में फ्रांस एल्सेस जो है ये लिखा हुआ था ऑलमोस्ट सभी के लिए। सो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम्स hung from the rod at the top of our desk. तो ये जो कॉपीज हैं, ये जो फ्रांस अल्सेस, ये जो राइटिंग्स हैं, ये किसकी तरह लग रही थी? ये छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रही थी और वहां पर पूरा एक तरीके से पेट्रियोटिक जो सराउंडिंग है वो वहां पर क्लासरूम में हो गया था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो वहां पे आपको देखना चाहिए था। You ought to see. Ought to means basically ऑब्लिगेशन, ठीक है। आपको देखना चाहिए था कि किस तरीके से सभी लोग जो है वो वहां पर काम कर रहे थे और कितनी शांति थी वहां पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। तो ऐसा होता है नॉर्मली कि हम क्लास में बैठे होते हैं और क्लास में बैठे बैठे जब पूरी क्लास शांत होती है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पेपर की, पेन की जो स्क्रैचिंग है सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है, राइट। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड पिन ड्रॉप साइलेंस, right? So once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too, right? तो वहां पे बड़े छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, तो वो भी अपने फिश हुक्स के साथ कुछ ना कुछ कर रहे थे, बट वो इतनी डिलीजेंटली, इतने मतलब ध्यान से उसके साथ काम कर रहे थे कि वो भी ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच सीख रहे हैं, राइट। बट एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे? फिश हुक्स के साथ अपना जो काम है वो कर रहे थे। तो वहां पे जो सराउंडिंग है वो बड़ा ही काम था, बड़ा ही पीसफुल, बड़ा ही क्वाइट सराउंडिंग जो था वो क्लासरूम का हो गया था। On the roof the pigeons cooed very low and thought to myself, a बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरे चैप्टर के लिए, will they make them sing in German, even the pigeons, राइट। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन किस लिए है? फ्रांस ने ये लाइन जो है ये किसके लिए कही है? ये कही है जो जर्मन आर्मी है उसके लिए, जो बिस्मार्क की आर्मी है उसके लिए उसने ये बात कही है। उसने ये बात कही है कि क्या वो जो आर्मी है, क्या वो जो लोग हैं वो अब पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए फोर्स करेंगे क्या, राइट। तो इस बात का मतलब ये है कि पिजन्स बेसिकली यहाँ पर उनका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर्म है, राइट। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ कूइंग से पता चल सकती है, राइट। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ कूइंग से पता चल सकती है, उनकी और कोई लैंग्वेज नहीं है, राइट। तो उसके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये जो जर्मन आर्मी है, ये जो बिस्मार्क की आर्मी है, ये हमारे ऊपर ये
फ्रांस के लोगों के ऊपर जो लैंग्वेज को एक तरीके से फोर्स कर रही है, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर भी, ऐसी चीजों के ऊपर भी फोर्स किया जाएगा जिनको उसे कोई लेना देना ही नहीं है? जिस तरीके से हमें कोई लेना देना नहीं है जर्मन लैंग्वेज से, तो क्या ऐसे लोगों को भी फोर्स किया जाएगा जिनको उनसे कोई, ऐसे दूसरे क्रिएचर्स को भी फोर्स किया जाएगा जिनको उससे कोई लेना देना नहीं है? तो क्या वो क्रिएचर्स को भी अपने रूल के अंडर रखेंगे जिस तरीके से वो हमें रख रहे हैं? क्या वो उस चीज को भी फोर्स करेंगे? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस चैप्टर के लिए. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो अब फ्रांस जब जब भी एम हैमिल को सिर उठा के और देखता था, तो उस टाइम पे उसको हमेशा एम हैमिल देख रहे होते थे, कभी विंडो की तरफ, कभी वॉल्स की तरफ, कभी अपने डेस्क की तरफ, कभी अपने सीलिंग की तरफ, राइट? तो वो पूरे स्कूल रूम को इस तरीके से देख रहे थे, चेकआउट कर रहे थे, कि ताकि वो, शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में उसको फिक्स कर लेना चाहते हैं. Fancy, for 40 years, 40 साल तक, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. तो बस उसी तरीके से 40 साल तक लगातार एम हैमिल उस प्लेस पे रहे थे. And only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows or through the roof. तो यहाँ पे कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बाहर तो बदल गई हैं, लेकिन अंदर में एम हैमिल के लिए नहीं बदली है, राइट? जो ट्रीज हैं वो बड़े हो चुके हैं, जो हॉप वाइन है, एक वाइन होती है, क्रीपर होती है, जो सपोर्ट के साथ साथ में क्लाइम करती है, ग्रो करती है. तो हॉप वाइन जो है वो भी विंडो के साथ साथ ग्रो कर चुका है, राइट? बाहर जो गार्डन है उसके अंदर है, जो वॉलनट ट्रीज है वो भी बड़े हो चुके हैं, राइट? तो ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक चीज जो चेंज नहीं हुई है वो ये है कि एम हैमिल की सिचुएशन, उनकी क्लास और उनका जो टीचिंग प्रोग्राम है वो चीजें, राइट? So how it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो अब बड़ा ही फ्रांस जो है वो उसको समझ में आ रहा है कि एम हैमिल जो है, उनकी जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, ठीक है? तो वहीं उसी जगह पे वो एक तरीके से उनका घर ही था, जो स्कूल रूम है वो एक तरीके से उनका घर ही था, और जस्ट उसी के ऊपर, उसी स्कूल रूम के ऊपर जो है उनकी सिस्टर जो है वो क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी, राइट? तो वो जो ट्रंक्स की आवाज है वो भी आ रही थी. तो फ्रांस जो है वो ये रियलाइज कर पा रहा था, उसको ये समझ में आ रहा था कि एम हैमिल को उस पैकिंग की आवाज सुनकर कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्हें कल यहाँ से जाना है. तो दे हैव टू लीव द नेक्स्ट डे. वो कंट्री छोड़कर जा रहे होंगे. 40 साल तक जिस आदमी ने वहां पर अपनी सर्विसेज दी, जिस आदमी ने वहां पर अपनी टीचिंग्स दी, तो वो किस तरीके से एकदम से उनकी उनकी जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो गई, राइट? So but he had the courage to hear every lesson to the very last, right? After the writing we had a lesson in history. Writing के बाद हिस्ट्री का एक लेसन हुआ. And then the babies chanted their ba baby bo boo. तो जिस तरीके से बेबी जो है वो जो अपना गाना गाते हैं वो गा रहे थे. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, held the letters with them. So Hauser जो है, जो स्टार्टिंग में ही हमने इंट्रोड्यूस किया था कैरेक्टर, तो हाउजर भी वहां पर दूसरे बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, राइट? You could see that he too was crying. अब हाउजर किस लिए रो रहा था? Why was Hauser crying? His voice trembled with emotion, and it was funny to hear him that we all wanted to laugh and cry at the same time. अब हाउजर रो रहा था, वो किस वजह से? Because he was too overwhelmed. वो इमोशन से भर चुका था. वो इसलिए रो रहा था बिकॉज अब जो है, जो मे बी हो सकता है कि हाउजर जो है उसके भी टीचर रहे हो एम हैमिल,
लेकिन शायद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, राइट? तो वो भी उसका उसका भी जो अटैचमेंट है वो एम हैमर के साथ शायद था, जिस वजह से वो रो रहा था। बट बच्चे जो है वो बच्चे होते हैं, राइट? तो वो ओल्ड हाउसर को रोता हुआ सुन के उनको एक ही टाइम पर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। तो हाउ विल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन? तो फ्रांस रिमेम्बर्स, फ्रांस को अब याद है कि हाँ, हाउ विल आई रिमेम्बर दैट लास्ट लेसन, कितना ध्यान से उसको समझ में आया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और जैसे ही चर्च क्लॉक में वहाँ पे 12 स्ट्राइक किया, जैसे ही 12 बजे वहाँ पे, देन द एंजेलस, एंजेलस इज बेसिकली सिंगिंग कॉयर, एक तरीके से प्रार्थना होती है, एक प्रेयर होती है, राइट? तो एंजेलस इज बेसिकली अ प्रेयर, राइट? तो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसी टाइम पे 12 बजे उनकी जो प्रूशियंस की जो ड्रिल है वो खत्म हो गई और वो वापस आने लगे, उनके जो ट्रम्पेट्स हैं, जो बैंड की साउंड है वो आ रही थी। At that same time, M. Hamel stood up, very pale, in his chair, right? तो अब as you can see in the picture कि M. Hamel जो है वो खड़े हुए हैं अपनी चेयर पे, and very pale, pale मतलब बड़ी ही एक तरीके से उनकी जो ब्राइटनेस है उनके जो फेस की वो एकदम से चली गई थी, ठीक है? तो इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से ब्लैंक फेस, राइट? तो मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। I never saw him look so tall. I never saw him look so tall. यहाँ पर इस बात के दो मीनिंग हो सकते हैं। एम हैमल जो नॉर्मली बैठे रहते थे, बैठ करके अपने लेसन जो है वो देते थे, तो मे बी जो स्टूडेंट्स है उनको उनकी हाइट का इतना पता नहीं चला था। तो नॉर्मली जब अभी एम हैमल स्टैंड खड़े हुए अपनी चेयर पर, तो उनको उनकी एक्चुअल हाइट का पता चल गया। इस बात का एक सेकंड सिंबॉलिक मीनिंग ये भी हो सकता है कि अब जो टॉल है वो वर्ड आप एसोसिएट कर सकते हो प्राउड के साथ, कि उन्होंने अपना जो 40 इयर्स का जो करियर है, 40 साल में उन्होंने जो भी पढ़ाया बच्चों को, उसकी वजह से ही इज वेरी प्राउड, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं, ठीक है? और बच्चों की नजरों में भी ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन। भले ही वो कितने स्ट्रिक्ट हो, भले ही उन्होंने कितना ही डांटा हो लिटिल फ्रांस को या बाकी बच्चों को, कितना ही उन्होंने डांटा हो, लेकिन फिर भी बच्चों के माइंड में, बच्चों के दिलों में उनके लिए रिस्पेक्ट है, राइट? सो इसीलिए यहाँ पर टॉल जो है वो प्राउड के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है। नाउ माय फ्रेंड्स सेड ही, कौन? एम हैमल, राइट? तो माय फ्रेंड्स एम हैमल बोलते हैं आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम। अब वहां पे वो बोल नहीं पाए, राइट? उन्होंने कुछ बोलना था बट वो बोल नहीं पाए बिकॉज ही वॉज टू ओवरवेल्म्ड, ठीक है? इमोशन इतने ज्यादा हो गए थे उनके माइंड में, उनके दिल में, कि वो बोल नहीं पाए, वो बीच में ही रुक गए। He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, अपनी जो सारी ताकत है, अपना जो सारा जोर है, वो उन्होंने गैदर अप किया। यहाँ पर जोर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बहुत जोर से चौक पकड़ा, इसका मतलब ये है कि उनका जो करेज था, उनका जो करेज था कि स्टूडेंट्स को, जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, जो पेरेंट्स वहां पर बैठे हुए थे, जो पीपल जितने भी वहां पे विलेज पीपल जो बैठे हुए थे, उन सभी को एक मैसेज देकर जाना। उस मैसेज के लिए उन्हें वो करेज जो है वो गैदर करना था, वो इकट्ठा करना था। तो ही गैदर्ड अप विद ऑल हिज माइट, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतनी बड़ी राइटिंग में लिखा, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us. With his hand, school is dismissed, you may go. तो यहाँ पे वाइव ला फ्रांस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, राइट? तो ये लॉन्ग लिव फ्रांस जो है, ये एक तरीके से वहां पर फ्रांस के अंदर जो बाद में एक तरीके से स्लोगन बन गया, वाइव ला फ्रांस। एंड यहीं पर इसी चीज को डिनोट करने के लिए कि एम हैमल जो है उनका जो पैट्रियोटिक सेंस था वो उस टाइम पर वहां पर निकल के आया, और वो ये चाहते थे कि लोग जो है वो इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि उनका जो एक
the only one way to get their freedom is their language. जो एकमात्र तरीका है जिससे वो फ्रीडम ले सकते हैं वो उनका लैंग्वेज और लैंग्वेज है, राइट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा जो मेन जो आइडिया है वो है एक एक टॉपिक है, एक आइडिया है बेसिकली। वो जो आइडिया है वो आपका है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेन थीम है वो हमारा लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म है। अब लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पे हम करेंगे इस चैप्टर की समरी और थीम का डिस्कशन, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो को भी देखें एंड मेक श्योर कि आपको इस चैप्टर का थीम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने किया पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू get on with the summary and the theme. So that is all for this class. Thank you.